नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अब इस सीरीज़ में हम 3-4 वीडियो के साथ में ईसीजी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जिससे लेकर के एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ईसीजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो इस सीरीज़ में हम 3-4 वीडियोज़ के साथ में आएंगे रेगुलरली। कुछ टेक्निकल खामियों के चलते दोस्तों बनाए गए वीडियो जो हैं 2 वीडियो के साथ में थोड़ा सा वीडियो के साथ डैमेज हो गया था। एनीवे, वापस मेहनत की है और आप लोगों के सामने वापस से हाजिर हूँ, तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस हैं ईसीजी बेसिक क्वेश्चंस हैं। ग्राफ पेपर में हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, और जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इन सब को स्टडी करने के लिए या समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ईसीजी का मतलब क्या है दोस्तों? ईसीजी का मतलब क्या है दोस्तों? ईसीजी किसी पेपर पर वेव फॉर्म के रूप में, किसी वेब पेपर पर वेव फॉर्म के रूप में एक रिकॉर्डिंग है। क्या है दोस्तों? ये रिकॉर्डिंग है। और किसकी रिकॉर्डिंग है दोस्तों? सभी को पता है, हार्ट की रिकॉर्डिंग है। और हार्ट की क्या रिकॉर्डिंग है? क्या क्यों इसकी एक इमेज है? क्या सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे की तरह से इमेज है? क्या नहीं। हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, क्या चल रही है दोस्तों? हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, उसकी पेपर पर रिकॉर्डिंग को ही हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। यह ईसीजी की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी चीज समझिए दोस्तों ईसीजी के बारे में। यह तो होगी पेपर के ऊपर रिकॉर्डिंग, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की। दूसरी चीज दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं इस रिकॉर्डिंग के लिए। और ये इलेक्ट्रोड्स हम कहाँ प्लेस करते हैं? ये हमारी बॉडी में पेशेंट्स के लिम्स और चेस्ट पर इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं और फिर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। उसी को हम ईसीजी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ईसीजी से रिलेटेड दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ईसीजी की रिकॉर्डिंग की बात जो हम करते हैं, ईसीजी को जो रिकॉर्डिंग है वो किस रेट से होती है दोस्तों? ईसीजी की रिकॉर्डिंग ईसीजी पेपर पर 25 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से ईसीजी रिकॉर्ड होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड होती है किस पर? पेपर पर, जिसको हम फिर रीड किया जाता है कि हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं चल रही, क्या सब कुछ नॉर्मल है या एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। दोस्तों, ये ईसीजी के बारे में छोटा सा बेसिक। अब आते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये ईसीजी पेपर दोस्तों आप अच्छे से देख पा रहे हैं दोस्तों। यहां पर 2 तरीके के बॉक्स हैं दोस्तों। एक लार्ज बॉक्स आप इसके अंदर देख सकते हो, एक स्मॉल बॉक्स देख सकते हो दोस्तों। 2 तरीके के बॉक्सेज आपके ईसीजी पेपर पर बने होते हैं। ईसीजी स्ट्रिप के अंदर 2 तरीके के बॉक्सेज बने हुए हैं, लार्ज बॉक्स हैं और स्मॉल बॉक्स हैं। ठीक है। स्मॉल बॉक्स का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? यहां से एक लार्ज बॉक्स को उठा करके यहां पर ये सेपरेटली किया गया है। ये एक लार्ज बॉक्स है। ये आप देखिए, ये एक लार्ज बॉक्स यहाँ से उठा करके इसको बड़ा किया गया और इसके अंदर देखिए छोटे छोटे बॉक्सेज और बने हुए। एक लार्ज बॉक्स के अंदर दोस्तों 5 स्मॉल बॉक्स जो हैं और होते हैं। एक लार्ज बॉक्स में 5 और स्मॉल बॉक्सेज होते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब एक छोटी सी चीजें देखिए दोस्तों आप। इसके अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। क्या है दोस्तों? इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक होती हैं क्या इस तरीके से वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस बहुत आराम से धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ पढ़ेंगे हम ईसीजी के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ईसीजी में कुछ अलग चीज बताती हैं और वर्टिकल लाइंस जो है कुछ अलग चीजें बताती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती हैं ईसीजी में? हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या बताती हैं दोस्तों ईसीजी के अंदर? हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों टाइम बताती हैं। किस में? सेकंड्स में टाइम बताती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस
हमेशा टाइम बताती हैं, और किस में बताती हैं? सेकंड्स में बताती हैं। और ये टाइम कितना होता है, स्मॉल बॉक्स के लिए कितना है, लार्ज बॉक्स के लिए ये टाइम कितना होता है, अलग अलग होता है। एक स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या है दोस्तों? एक स्मॉल बॉक्स का मतलब दोस्तों 1 मिलीमीटर होता है। ये तो दोस्तों इसकी डायमेंशन है। एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 मिलीमीटर लेंथ में है और 1 मिलीमीटर ब्रेड में है, तो इसका मतलब ये एक तरीके से स्क्वायर बॉक्स है। क्या है? एक तरीके से स्क्वायर बॉक्स होता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही चीज। और इस स्क्वायर बॉक्स को क्रॉस करने पर, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रॉस कर जाती है या कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसके ऊपर इम्प्रिंट हो जाती है, तो वो कितना टाइम ले रही है उसके अंदर। तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स में हॉरिजॉन्टली टाइम दिखा रही हैं, और एक स्मॉल बॉक्स का मतलब 1 मिलीमीटर का मतलब कितना होता है? 0.04 सेकंड होता है। कितना है दोस्तों ये टाइम? 0.04 सेकंड। तो अगर मैं इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में देखें? लार्ज बॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें दोस्तों। लार्ज बॉक्स का मतलब क्या हो जाता है? 5 स्मॉल बॉक्स के इक्विवेलेंट होता है। और अब इसका टाइम देखें तो 5 इंटू 0.04 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाता है दोस्तों? टोटल टाइम कितना हो जाता है? 0.2 सेकंड हो जाता है। लेंथ में देखें तो दोस्तों कितना हो जाता है? 5 मिलीमीटर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों कि इस बॉक्सेज का मतलब क्या है। छोटे बॉक्स का मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर। बड़े बॉक्स का मतलब है 5 मिलीमीटर। हॉरिजॉन्टली 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है? 0.04 सेकंड। और लार्ज बॉक्स का मतलब क्या है दोस्तों? 0.20 सेकंड्स। क्लियर? आई होप सभी लोगों को क्लियर। टाइम दिखाती है ये वर्टिकल लाइन दोस्तों। इस वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता है? वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। एम्पलीट्यूड को किस में रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज में। किस में दोस्तों? वोल्टेज में। तो आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन ये टाइम दिखाती है, और ये वर्टिकल लाइन जो है क्या दिखाती है? वोल्टेज दिखाती है। आई होप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। अब बात आती है एक स्मॉल बॉक्स का मतलब क्या होता है? वही स्क्वायर बॉक्स है तो 1 मिलीमीटर। एक लार्ज बॉक्स का क्या मतलब होता है? वही 5 बॉक्सेज के बराबर, मतलब 5 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितने वोल्टेज को बताता है? 0.1 मिली वोल्ट को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का। तो 5 मिलीमीटर यानी एक लार्ज बॉक्स किसको बता देगा? 0.5 मिली वोल्ट को बताएगा। रटनी नहीं है दोस्तों, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए ऐसे ही आप लोगों को, जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ईसीजी पेपर पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब 2 टर्म्स पढ़ते हैं दोस्तों ईसीजी से लेकर के। एक टर्म है दोस्तों डीपोलराइजेशन, और एक टर्म है दोस्तों रीपोलराइजेशन। आई होप आप लोग इन दोनों का वर्ड मीनिंग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डीपोलराइजेशन को एक बार छोड़िए, रीपोलराइजेशन में पकड़िए दोस्तों आर को आप। आर का मतलब यहां पर क्या है? रेस्ट स्टेट है। यानी कि हार्ट जब रीपोलराइजेशन में है, रीपोलराइजेशन कर रही हैं हार्ट की सेल्स जो हैं, मसल सेल्स जो हैं, इसका मतलब हार्ट की जो सेल्स क्या हैं? रेस्टिंग स्टेट में है। इसका मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डीपोलराइजेशन का मतलब है एक्शन स्टेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। मतलब हार्ट इस समय काम कर रहा है और इस समय में क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। हार्ट की एक्शन स्टेट का मतलब क्या होता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट सिस्टोल में है। एट्रियल सिस्टोल हो चाहे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, ये डीपोलराइजेशन है। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डायस्टोल में है। आई होप आप लोगों को ये दोनों के दोनों टर्म्स भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर लीजिए दोस्तों, ये सब कुछ हो क्या रहा है? ईसीजी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है?
मीन्स कुछ ना कुछ तो करंट जा रहा है इसमें, ये तो श्योर है, ऐसे नाम नहीं दे रहे हम इसको। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आयंस मूव करते हैं, और आयंस की बजाय बेटर से आयंस किसी सॉल्यूशन में घुले हुए, और 4 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स, जब आयंस सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो मेनली 4 इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो अक्रॉस द कार्डियक सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। और ये 4 इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं दोस्तों वो क्या होते हैं आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। जाने पहचाने सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और क्लोराइड है दोस्तों। ये 4 मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी में अक्रॉस द कार्डियक सेल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। अब एक और चीज देखते हैं दोस्तों, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्डियक सेल्स की, तो उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और दोस्तों एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है दोस्तों, पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या मीनिंग है इसका? ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, जो काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक से ही बना है दोस्तों ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिक होने की एबिलिटी। और ये किसकी एबिलिटी है दोस्तों, ये कार्डियक मसल सेल्स की एबिलिटी है। किसकी? कार्डियक मसल सेल्स की एबिलिटी है। कैसे? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप से, इसका मतलब ये विदाउट एनी नर्व स्टिमुलेशन के एक्टिवेट होती हैं दोस्तों, विदाउट एनी नर्व स्टिमुलेशन। क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती हैं। और ये ऑटोमेटिसिटी वैसे तो हर एक कार्डियक सेल की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लेकिन जो इसकी सबसे मेन साइट है, इसकी सबसे मेन साइट जो है वो क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिसिटी की। आप सबको पता है इंपल्स कहाँ से जनरेट होता है, ऐसे नोड से जनरेट होता है। तो ऐसे नोड जो है वो ऑटोमेटिसिटी की सबसे मेन साइट है। क्लियर? दूसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों वो होती है एक्साइटेबिलिटी। क्या होती है दोस्तों? एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अब इस एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? एक्साइटेबिलिटी ठीक उसी तरह का टर्म है दोस्तों, जैसे हम कोई न्यूज़ सुन करके, अच्छी सी न्यूज़ सुन करके एक्साइट हो जाते हैं, और या फिर इरिटेट हो जाते हैं दोस्तों कोई न्यूज़ सुन करके, तो वही एक्साइटेबिलिटी है। मतलब ऐसे नोड से इंपल्स कहाँ से जनरेट हुआ, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होने के बाद में वो जब दूसरी सेल्स को ट्रांसमिट होता है तो दूसरी सेल जो है कैसे रिस्पोंड करती हैं उसको। मतलब कि आपने कोई न्यूज़ सुनी और आप उसको कैसे रिस्पोंड कर रहे हो, वो एबिलिटी ही क्या है? एक्साइटेबिलिटी है। मीन्स ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जब जनरेट हुआ और वो नेक्स्ट सेल को मूव हुआ, नेक्स्ट सेल कैसे उसको रिस्पोंड कर रही है, वही एक्साइटेबिलिटी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों वो क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों जो हम कंडक्शन पढ़ते हैं, कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह में जानी, जैसे जाती है, उसी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रांसमिट होता है, वही क्या है? कंडक्टिविटी है। एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रांसमिट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अब हार्ट की हर एक मसल सेल्स में, ऑल सेल्स में इस कंडक्टिविटी की कैपेबिलिटी होती है। और ये कंडक्टिविटी किसकी वजह से है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दूं, आपको याद होना चाहिए। कार्डियक सेल्स में एक स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरकैलेटेड डिस्क। पढ़ाया है दोस्तों मैंने ही आपको सब पहले भी, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बीच बीच में जो काले बैंड्स हैं दोस्तों, मीन्स ये डार्क बैंड्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड
डिस्क्स कहते हैं दोस्तों। ये कंडक्टिविटी में हेल्प करती हैं। ये क्या हेल्प करती हैं दोस्तों? कंडक्शन में हेल्प करती हैं, कंडक्शन में हेल्प करती हैं। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। एक चीज़ और, इस कंडक्टिविटी को कौन अफेक्ट करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आप ये मत समझ लेना ऑटोनॉमिक, अभी तो बोल रहे थे आप कि नर्वस सिस्टम से अनअफेक्टेड होती हैं, ऑटोमेटिसिटी अनअफेक्टेड होती है। कंडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कंडक्टिविटी को कम करने का काम करता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्लो डाउन करता है तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी टर्म किससे बना? ये टर्म किससे बना दोस्तों? ये टर्म बना है कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन से बना कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है यहां पर? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किसका कॉन्ट्रैक्शन हो? क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन किसका? मसल फाइबर्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं या लार्ज होते हैं। आप कभी भी इस चीज़ को समझ लीजिएगा, जब भी मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो शॉर्टन हो जाते हैं। शॉर्टन होंगे तो क्या होगा? एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों के दोनों ही क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के सिस्टोल से ब्लड क्या होगा? आगे की तरफ पंप होता है। ब्लड पंप होता है तो दोस्तों बॉडी में पल्स जनरेट होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों सिस्टोल करते हैं, ब्लड आगे पंप होता है और पल्स क्या होती है? जनरेट होती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और अच्छे से समझनी है। क्या हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कोई ड्रग्स हैं ऐसी जो कि अफेक्ट करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करने वाली ड्रग्स को दोस्तों हम बोलते हैं आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। आयोनोट्रोपिक ड्रग्स या आयोनोट्रोपिक्स, आयोनोट्रोपिक ड्रग्स। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से समझने को देखिएगा कि आयोनोट्रोपिक ड्रग्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। दोस्तों जो ड्रग्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को एनहांस करती हैं यानी बढ़ाती हैं, जो ड्रग्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं यानी एनहांस करती हैं, प्लस करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं दोस्तों। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक्स बोल देते हैं उनको। जो आयोनोट्रोपिक ड्रग्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं वो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, और जो कम करती हैं यानी कि वीक करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव आयोनोट्रोपिक्स बोलते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने वाली कोई ड्रग है क्या? यस है, सबको पता है और हम पढ़ेंगे भी दोस्तों इसको। डिजोक्सिन के ऊपर जल्दी वीडियो लेके आऊँगा मैं। डिजोक्सिन, जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। डिजोक्सिन किस तरीके की ड्रग है? पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग है दोस्तों। क्या काम करती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, कैसे बढ़ाती हैं दोस्तों? ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे बढ़ाती हैं? ये सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करके, यानी सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करके ये ड्रग्स जो हैं, डिजोक्सिन जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं। तो निगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग का भी कोई एग्जांपल है क्या आपके पास में? यस है, डिल्टिएजम। डिल्टिएजम दोस्तों आपने नाम सुना होगा, वेरी नाइस ड्रग्स। हम जब एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ रहे थे, वेरी नाइट, वी का मतलब वीरापामिल, निफेडिफिन और डिल्टिएजम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसका मतलब ये कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक करती हैं। कहाँ पर?
एक्टिन मायोसिन फिलामेंट में, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किसके बारे में, हार्ट की कार्डियक मसल्स के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों रिफ्रैक्ट्रीनेस। रिफ्रैक्ट्रीनेस का सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों, ये रेस्ट टाइम की लेंथ है, यानी कि हार्ट जो है वो कितनी देर तक के लिए रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर नहीं रहा, कितने रेस्टिंग टाइम की उसकी ज़रूरत है उसको। मतलब रेस्टिंग टाइम कौन सा दोस्तों, रेस्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन किसके बाद होगा, डीपोलराइजेशन के बाद। डीपोलराइजेशन के बाद हार्ट की मसल्स को कितनी देर के लिए टाइम चाहिए, किसके लिए, रीपोलराइजेशन के लिए। तो किसके बाद में होता है, डीपोलराइजेशन के बाद में। तो दोस्तों ये ईसीजी में आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। किसकी बारे में, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कार्डियक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मत सोचिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, हमें तो ना ईसीजी शुरू किया था। ये चीज़ें बेसिक्स हैं और हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट देखते हैं हम, 5 स्टेप इंटरप्रिटेशन। 5 स्टेप्स में लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, 8 स्टेप इंटरप्रिटेशन, 12 स्टेप इंटरप्रिटेशन, मतलब ईसीजी में देखने को बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों हम 5 चीज़ें देखेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो पहली चीज़ है, क्या है वो, रिदम। रिदम कैसे हो सकती है दोस्तों ईसीजी की, आइदर रेगुलर और इरेगुलर, आइदर रेगुलर और इरेगुलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि एट्रियल रेगुलरिटी और वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एट्रिया रेगुलरिटी में है कि नहीं रिदम, और वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। एट्रियल रेगुलरिटी हम कैसे देखते हैं दोस्तों, एट्रियल रेगुलरिटी हम देखते हैं 2 पी वेव्स के बीच में कंसिस्टेंट पैटर्न से, यानी 2 पी वेव्स के बीच में पैटर्न जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसको हम एट्रियल रेगुलरिटी से देखते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि पी वेव बनती है, जब पी वेव बनने का मतलब क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, इससे ही पता लगेगा कि एट्रियल सिस्टोल जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, इम्पल्स जो है वो एस ए नोड से जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। पी वेव का बनना मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, सिस्टोल और ऐसे नोड से जो है वो इम्पल्स जनरेट हो रहा है। ये अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों आप इन चीज़ों की, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि पी वेव का मतलब क्या है। और रिदम रेगुलर या इरेगुलर कैसे देखते हैं, तो एट्रियल रेगुलरिटी के लिए हम पी वेव का कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी के लिए क्या देखते हैं दोस्तों, आर वेव्स का कंसिस्टेंट पैटर्न, मतलब कि 10 बॉक्स के बाद में, फॉर एग्जांपल 10 स्मॉल बॉक्स के बाद में दूसरी आर वेव बन रही है, एवरी 10 बॉक्स के बाद में आर वेव बन रही है, इसका मतलब कंसिस्टेंट पैटर्न है, वेंट्रिकुलर रेगुलरिटी है। क्लियर है चीज, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए रिदम को लेकर के। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों रेट, मतलब हार्ट रेट। हार्ट रेट हम कैसे पता करते हैं, किससे, ईसीजी को देख करके। तो इसकी 2 मेथड्स हैं दोस्तों, एक है स्मॉल बॉक्स मेथड, दूसरी है लार्ज बॉक्स मेथड। स्मॉल बॉक्स मेथड में हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे कि कितने स्मॉल बॉक्सेज हैं, स्मॉल बॉक्सेज बिटवीन 2 आर वेव्स। 2 आर वेव्स के बीच में जितने स्मॉल बॉक्स हैं उससे 1500 को डिवाइड कर देंगे तो हमारी हार्ट रेट जो हमें पता लग जाएगी। दूसरी मेथड क्या है,
लार्ज बॉक्स मेथड में दोस्तों हम हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, हार्ट रेट का फार्मूला क्या है आपको पता है। स्मॉल बॉक्स और लार्ज बॉक्स में क्या डिफरेंस है, 5 गुना बॉक्सेज का डिफरेंस है दोस्तों। लार्ज बॉक्स में 5 गुना कम होते हैं बॉक्स, मतलब एक 5 स्मॉल बॉक्स के बराबर में एक लार्ज बॉक्स होता है। इसका मतलब हार्ट रेट निकालने के लिए आप इन 1500 की जगह पर 300 लिख दीजिए। 300 अपॉन स्मॉल बॉक्स, सॉरी लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 आर वेव्स, ये आपका हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला आ गया दोस्तों। तो ये सिंपली आपको समझ में आने चाहिए। स्मॉल बॉक्स दोस्तों वापस रिपीट कर देता हूँ, 1 mm का होता है। टाइम की बात करें तो 0.04 सेकंड का होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं इसको। और 1 mm जो है, अगर हम टाइम वर्टिकली अगर हम देखें दोस्तों हम, तो किसके बराबर क्या देखते हैं हम इसमें, वोल्टेज देखते हैं। किसके बराबर होता है दोस्तों, 0.1 मिली वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही अगर लार्ज बॉक्स देखें तो दोस्तों 0.20 सेकंड के इक्विवेलेंट है, और वोल्टेज देखें तो 0.5 मिली वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरी स्टेप होती है पी वेव। पी वेव का मतलब क्या है, नॉर्मल पी वेव जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, ऊपर की तरफ में है ईसीजी पेपर में। यहां पी वेव से क्या मतलब है दोस्तों, हमारा पी वेव देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं पी वेव जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ऊपर की तरफ में आता है। हर एक पी वेव के बाद में एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। पी अगर हम इसको डिस्कस करें, P is to QRS complex. Every P wave should be followed by QRS complex. मतलब एक P wave एक QRS complex, ये रेशियो हमेशा फिक्स होता है। P wave जो राउंडिस होती है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, P wave बनती क्यों है, P wave बनने का मतलब क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर। P wave बनने का मतलब क्या दिखाता है, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, एट्रियम में इंपल्स स्टार्ट हुआ है ऐसे नोड से, और वो पूरे एट्रिया में, एट्रिया के मायोकार्डियम में जो है वो स्प्रेड हो गया है, स्प्रेड ओवर हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ पी वेव। क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपको, ये चीजें एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली पूछी जाती हैं। फोर्थ स्टेप में क्या आता है दोस्तों, पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का मतलब क्या है, इंटरवल का मतलब दोस्तों किसी टाइम को बता रहा है। इंटरवल का मतलब टाइम, कोई ना कोई टाइम है। और कौन सा टाइम दोस्तों, ये वो टाइम है जिसमें इंपल्स जो जनरेट हो गया वो थ्रू एवी नोड ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा। एवी नोड के थ्रू किसी इंपल्स को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, यहां पर आप डायग्राम में देखिए। पी आर इंटरवल किसको बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ पी वेव से लेकर के बिगिनिंग ऑफ आर वेव्स तक में जो टाइम लगा है, तो इसके बीच में जो स्मॉल बॉक्सेज आए हैं वो आपके पी आर इंटरवल को बताएंगे। पी आर इंटरवल में नॉर्मल पी आर इंटरवल किसके बराबर होता है, क्या होता है, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेज होता है। तो ये तो टाइम नहीं हुआ दोस्तों, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेज को टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 into 0.04 सेकंड टू 5 into 0.04 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल में 0.12 सेकंड से लेकर के 0.20 सेकंड तक का टाइम नॉर्मल पी आर इंटरवल टाइम होता है दोस्तों। चीज़ें यही आती हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर, बेसिक सी चीज़ें। अब पांचवा पॉइंट आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या आता है दोस्तों, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या यहां पर अगर हम देखें पहले तो दोस्तों क्यूआरएस इंटरवल, अगर हम किसको देखें दोस्तों, क्यूआरएस तो कॉम्प्लेक्स बन गया, क्यूआरएस इंटरवल को हम देखें, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम ईसीजी को, तो क्यूआरएस इंटरवल देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो टाइम है जो कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में लगा है, वेंट्रिकुलर
डीपोलराइजेशन में लिए गए टाइम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, QRS इंटरवल बोलते हैं। Q के बनने से लेकर के S के बिगिनिंग तक को हम क्या बोलते हैं, QRS इंटरवल बोलते हैं। नॉर्मल QRS इंटरवल जो है दोस्तों 3 स्मॉल बॉक्स के बराबर होता है, जो कि PR इंटरवल के लगभग इक्विवेलेंट भी हो सकता है। 3 से 5 स्मॉल बॉक्स भी हो सकता है। नॉर्मली हम 3 स्मॉल बॉक्स बोलते हैं, मतलब 0.12 सेकंड। समझ में आ गया आपको 0.12 सेकंड मैंने कहाँ से लिखा है दोस्तों यहाँ पर आपको, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम अगर ECG जब हम स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी वेव्स बनती हैं, P वेव बन गई, दूसरा QRS कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तीसरा दोस्तों T वेव बनती है। तो थोड़ा सा मैं आपको वापस ब्रीफ कर दूं कि P वेव का मतलब क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है और T वेव का मतलब क्या होता है। P वेव का मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये किसको दिखा रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताता है। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ऐसे नोड से इंपल्स जो जनरेट होकर के एट्रिया में स्प्रेड हो गया, जिससे एट्रिया क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये होती है P वेव दोस्तों। दूसरा इसके पॉइंट होता है दोस्तों, या वेव होती है वो क्या बोलते हैं, जिसको हम QRS कॉम्प्लेक्स एक साथ में बोलते हैं दोस्तों। हम QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, P वेव रिप्रेजेंट कर रही थी एट्रियल डिपोलराइजेशन को, तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, मतलब कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो सिस्टोल में हैं, वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इंपल्स क्या हुआ दोस्तों, AV नोड से आगे क्या पाथ होता है दोस्तों, AV बंडल से क्या, बंडल ब्रांचेज से परकिंजे फाइबर्स स्प्रेड होता है, और एट्रिया वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तीसरा जो आता है दोस्तों टी वेव का मतलब है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब आप बोलोगे साहब कि आपने एट्रियल डिपोलराइजेशन की कहीं पर भी बात नहीं की। दोस्तों एट्रियल रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं, ये रेस्टिंग स्टेट है दोस्तों। तो एट्रिया रेस्ट नहीं करते क्या, जी करते हैं, लेकिन ECG पर इम्प्रिंट नहीं होते, वो P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में कहीं पर हो गया होता है, ECG पर इम्प्रिंट नहीं होता। समझ लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा इस चीज को कि ECG पर क्या क्या इम्प्रिंट होता है। एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। एट्रियल रीपोलराइजेशन जो है वो ECG पर हमें नजर नहीं आता, छपता ही नहीं दोस्तों उसके ऊपर, तो हमें कहां से नजर आएगा। तो ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। इसके बाद में मैं एक छोटी सी चीज, और जो एग्जाम्स का क्वेश्चन भी है, नॉर्मली ECG की जो स्ट्रिप है, नॉर्मली जो ECG की स्ट्रिप है वो कितनी की लंबी होती है दोस्तों, कितने के उसके अंदर बॉक्सेज होते हैं। नॉर्मली उसके अंदर 30 लार्ज बॉक्स होते हैं। मतलब वो कितनी देर के अंदर छप जाएंगी दोस्तों, 30 लार्ज बॉक्स। एक लार्ज बॉक्स कितने का होता है दोस्तों, 0.2 सेकंड का होता है, तो ये 6 सेकंड के लिए होती है दोस्तों। पूछ सकता है आपको एग्जाम्स के अंदर, एक नॉर्मल ECG स्ट्रिप में कितने बॉक्स होते हैं, 30 लार्ज बॉक्स होते हैं, कितनी सेकंड के लिए होती है, टाइम के अंदर भी पूछ सकता है आपको, उसकी लेंथ जो है वो 6 सेकंड की होती है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। हम ECG के 3-4 पार्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ECG को लेकर के, और जिसमें डिसरिदमियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डिसरिदमियाज में ECG का जो पैटर्न है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि आपको ECG मैं बहुत ही अच्छे से कन्वे करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।